हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। माफी चाहता हूं, एनवायरमेंट इकोलॉजी की पहले क्लास थी। आज जो हमारी क्लास है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को। व्हाट ऑल द एमसीक्यूज, किन्हें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? जो बहुत ही अच्छे लेवल के एनसीईआरटीज के एमसीक्यूज है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो आज के एमसीक्यूज आपकी बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग करा देंगे और आपको पता चल जाएगा व्हाई एनसीईआरटीज को पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके पीछे आपको आज पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस एडवांस्ड लेवल एमसीक्यूज इन दिस सेक्शन एंड दीज विल बी 20 लेक्चर्स, सॉरी दीज विल बी 20 एमसीक्यूज। ये कुल 20 एमसीक्यूज होंगे और इन्हें हम लोग डिटेल्ड में डिस्कशन के साथ करेंगे। सो आर यू रेडी? सो गुड मॉर्निंग बंटी शर्मा, अदिति मेहता, सुमित राणा, साक्षी, जूमी, वेरी गुड, पूनम विश्वकर्मा और तो मैं भी हूं यहां पर, सोनू तिवारी जी। तो मेरा भी एक मैसेज आया था, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मी। और रुद्र गौतम इज माय आईडी। यहां पर आप मेरे प्रोफाइल को विजिट कीजिए। मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी यूपीएससी गोल चूज करने के बाद आप मुझे सर्च कर सकते हैं। डेली 8 PM पर एनवायरमेंट इकोलॉजी की बहुत ही स्पेशल क्लासेस वहां पर चल रही हैं। यस और नो? और यहां पर एनवायरमेंट इकोलॉजी को नहीं देखना है हमें, मैं आपको मेरा स्ट्रक्चर बता देता हूं। 8 AM सुबह 8 बजे मैं स्पेशल टॉपिक ले ही रहा हूं, जिसमें मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 11 AM पर हम लोग अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख ही रहे हैं। आज तो बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज आने वाले है ना। आप देखना टिल एंड, अंत तक आपको बहुत मजा आएगा। एक एक एमसीक्यूज एंड इट विल बी अ रियल ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन एनसीईआरटीज, राइट? तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए बाय द नेम रुद्र गौतम, और 8 PM पर वहां भी क्लास लेता हूं और आप देख ही रहे होंगे मेरे शॉर्ट टॉपिक्स। और आज एक बहुत शानदार टॉपिक और आने वाला है, भारत का इंडियन डीप ओशन मिशन। इससे पहले बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर मैं बना रहा हूं आपके लिए, ताकि एग्जाम का टॉपिक ऑफ द डे, जैसे डेली बेसिस पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें, तो एग्जाम में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आएगा। यहां तक कि मैं उन क्लासेस को इस प्रकार डिजाइन कर रहा हूं कि मेंस आंसर राइटिंग में भी आप वहां से सीधे स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं। यस और नो? तो दोस्तों, ये है मेरा रेफरल कोड RPSir10 और इसकी मदद से आप लोग अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी यूपीएससी, तो यूपीएससी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जीएस है, ऑप्शनल है, तो आप इसकी मदद से इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एंड यू विल बी ऑलवेज इन माई मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आपको जब भी जरूरत पड़े टिल योर लाइफ टाइम, राइट, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। तो आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। एक बार आप विजिट कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और मुझे रुद्र गौतम से फॉलो कर लीजिए। सो दीज ऑल आर द कोर्सेज वेयर माय दिस रेफरल कोड अप्लाइज, जहां पर मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई होता है। तो अब क्या हम चल सकते हैं? आई एम न्यू हेयर, होप आई विल नॉट डिसअपॉइंटेड हेयर। मोहम्मद गफ्फार जी, जिसने ये ठान लिया और अपने फैकल्टी पर एक बार फेथ कर लिया, तो उसके बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सो पहली चीज है आपकी तरफ से एक ट्रस्ट आए। ठीक है। आयुष त्यागी जी बोल रहे हैं गफ्फार जी का स्वागत है और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो मुझसे पहले मेरे एक प्यारे साथी ने, आयुष ने, बहुत अच्छा, सिल्की नमस्कार बेटा, संजना पटेल, आयुष त्यागी नमस्कार। चलिए, तो अब देख लेते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको एक कॉपी वगैरह रखनी है और आपको देखना है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करते हैं। तो सबसे पहला रूल ऑफ दिस सेशन वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20। कुल जो प्रश्न होंगे वो 20 हैं और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखिए कि 20 में से आप कितना सही करते हैं। आधी से ज्यादा मदद तो मैं आपकी वैसे ही कर दूंगा। जैसे सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। यदि करेक्ट इनकरेक्ट के
चक्कर में ही फंस गए तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है प्रिलिमिनरीज में, और आपका प्रिलिमिनरी क्लियर होता ही नहीं है। यस और नो? तो सबसे पहले करेक्ट और इनकरेक्ट को जरूर भांप लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज में बहुत सारे करेक्ट, बहुत सारे इनकरेक्ट, और आपको यहां पर सबसे पहला फोकस रखना है। ठीक है, तो तैयार हैं? आर यू रेडी? तो गेम का रूल समझ में आ गया, और मुझे अंत में बताना कि सबसे ज्यादा करेक्ट किसके हैं। मैं आपको समय भी दे रहा हूं पढ़ने के लिए, ध्यान से देख लीजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जिसको हिंदी में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा इंग्लिश की ओर रुख कर लेना, पढ़ लेना। यस और नो? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला पॉइंट है, ऑटोट्रॉप्स आर हर्बीवोर्स। क्या ऑटोट्रॉप्स हर्बीवोर्स होते हैं? ऑटोट्रॉप्स क्या हर्बीवोर्स होते हैं? ऑटोट्रॉप्स और प्लांट्स फॉर देयर फ्रूट, है ना? तो ओमनीवोर्स और हेट्रोट्रॉप्स, तो इनमें आप ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना? तो देखिए, एक बार उसको बोलना कि चाचू क्लास में मैं समझाया भी था कि अभी नहीं भेजे, नीचे समझाया था मैंने उनको। ठीक है, थोड़ा सा मेरी एक जो मेरी नीस है वो आई है, वो बोल रही है कि मैं उसको एक बहुत प्यारा सा काम देकर आया था। मैं उसको डेली काम देता हूं, जिस प्रकार मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूं। जहां जहां मुझे गैप मिलता है, समय मिलता है, मैं, मेरी एक भतीजी है जो मुश्किल से अभी कुछ स्टार्ट ही किया है लिखना पढ़ना उसने, तो उसको काम देकर आया था। तो वो मुझे काम दिखाने आई है कि मैंने काम मेरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए तो ऑटोट्रॉप्स हर्बीवोर्स होते हैं जो पौधों के लिए और सभी सर्वाहारी हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो जो जानवर पौधे, देखिए, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। तो क्या सभी जानवर जो पौधों को और जानवरों को खाते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं? बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद ऑल ओमनीवोर्स आर हेट्रोट्रॉप्स, तो क्या सर्वाहारी सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं? ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा पॉइंट सही है, राइट? तीसरा पॉइंट सही है, राइट? लेकिन पहला इसलिए सही नहीं है कि जो स्वपोषी होते हैं वो शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? स्वपोषी तो पादप है। यस और नो? तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला आपकी कॉपी में लिखते चलना, और यहां पर भी आप आंसर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, सो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। साक्षी जी, बी नहीं है करेक्ट आंसर। आंसर करेक्ट है सी, क्योंकि यहां पर शाकाहारी, बताइए आप, क्या हिरण कोई स्वपोषी है? क्या हिरण अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य की उपस्थिति में? तो करेक्ट पूछा था, पहला इनकरेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्टली वैसे भी आंसर क्या आ गया? सीधा सी आ गया। यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, यहां पर सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है करेक्ट। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है, आयोडीन लिखा है ये। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों? आयोडीन। तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। और क्या प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में पौधों में संग्रहित रहता है? तो सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का क्या अंतिम स्रोत है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ज़ेरोफाइट्स, द स्टेम ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या जो मरुस्थल के पेड़ होते हैं उनके तने में भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है? और आयोडीन टेस्ट का प्रयोग करके क्या हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, तो कंफर्मली आंसर बताइए क्या होगा। और आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपके आंसर को कॉपी में मार्क्स करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर परी सिंह ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और कौन है? आयुष त्यागी, वेरी गुड, सही दिया है। तो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, सूर्य ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ज़ेरोफाइटा बिल्कुल तने में, बिल्कुल जैसे कैक्टस, तो कैक्टस बिल्कुल इस प्रकार की ऊर्जा बना रहा है। और यहां पर जो आयोडीन टेस्ट है वो प्रोटीन इन द टिश्यू नहीं,
आयोडीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करता है। ये आपको क्लास 6 में दिया है। यदि पत्तियों में देखना है कि कार्बोहाइड्रेट कहां ज्यादा है तो हम आयोडीन के विलयन में पत्ती को डालते हैं और देखते हैं जहां पर काला या फिर नीला स्थान आया, मान लीजिए ये काला या नीला बना, ये वाला काला या नीला बना, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहां पर ये आयोडीन है, थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट सॉरी थर्ड इज नॉट करेक्ट क्योंकि यहां पर कार्बोहाइड्रेट आता, थर्ड इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो माफी चाहता हूं, गलती से बोल दिया। तो यहां पर एक मिनट दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि आयोडीन टेस्ट जो है प्रोटीन के लिए प्रयुक्त नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरे को कट कर दो, तीसरे को कट कर दो, तीसरे को कट कर दो। माफी चाहता हूं, इसका आंसर करेक्ट क्या है? 1 और 2। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फाइनल आंसर है वो ए है। यहां पर गलती से आंसर गलत दिया गया है क्योंकि आयोडीन का टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स पर होता है। यस और नो? ब्लैक एंड ब्लू, बिल्कुल। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? ए। मैं इसको सुधार के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रदान करूंगा। ये गलती से गलत लगाया आंसर, राइट। अब एक और बात बताता हूं आपको, एक बहुत अच्छा एक ईडियम आता है, ब्लैक एंड ब्लू। कितने लोग जानते हैं ब्लैक एंड ब्लू? क्योंकि हमें इंग्लिश भी तो पढ़नी है सीसेट में, और डेली सीसेट की क्लास लग रही है। आप देखिए एक बार प्लेलिस्ट में जाकर, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट सीसेट के, जहां पर मैंने लगभग 11 लेक्चर ले लिए। तो सीसेट मैं आपको जून से पहले कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को मैं वापस से यूज बता रहा हूं कि जो आयोडीन टेस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। और जहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है, यहां तक कि कार्बोहाइड्रेट को मेजर करना हो और हमें पता करना हो तो आयोडीन की मदद से क्या करते हैं, हम पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा किसी में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ओह वेरी गुड, अंशुल कुमारी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और आई रोट एन ईडियम, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, बिल्कुल अंशुल कुमारी, बीट मर्सीलेसली, मतलब निर्दयता पूर्वक किसी को मारना, वो ब्लैक एंड ब्लू कहलाता है। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय पुलिस के द्वारा उसे बुरी तरह से पीटा गया। यस और नो? मजा आ रहा है ना? आप रेगुलरली क्लास लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो ईडियम फ्रेजेस आपके स्ट्रांग होंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और सीसेट में दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो? चलिए, तो तीसरा प्रश्न आ रहा है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर एंटायर बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड आर की प्लेयर इन द फूड चेन। तो इस दुनिया में जो ये ग्रीन प्लांट हैं वो भोजन के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो पौधों के पोषण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, और आपके लिए यहां पर करेक्ट पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, और साथ में कॉपी में भी लगाते रहना आपके, ताकि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं उसका पता चल सके, ठीक है। ये उस लेवल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि जिसने बहुत डीप में एनसीईआरटी पढ़ी है। तो पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरा समय दे रहा हूं, हिंदी में पढ़ लीजिए, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में पढ़ लीजिए, राइट। और जो आपको कमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं उसको बीच बीच में हाइड करते रहो जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तब कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल संजना पटेल जी, बहुत सही लिखा है आपने, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो यहां पर सूरज कुमार जी का सबसे पहले आंसर आया है और आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, सूरज कुमार ने 2 और 4 आंसर दिया, एक बार देख लेते हैं क्या है। प्लांट विद रेड और ब्राउन कलर लीव्स आर लेस एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन ग्रीन लीव प्लांट।
क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जिनके लाल और जिन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, मैंने ये आपको एनवायरमेंट में पढ़ा है। सबसे ज्यादा क्षमता होती है रेड कलर में, उसके बाद में वॉयलेट है ना, बैंगनी ब्लू कलर में, और सबसे कम होती है ग्रीन में। तो यहां पर ये पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। अब दूसरा आ रहा है, तालाब कीचड़ में क्लोरोफिल होता है। पॉन्ड स्लाइम कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इज कैपेबल टू फोटोसिंथेसिस लाइक ग्रीन प्लांट। बिल्कुल पॉन्ड वाले में क्लोरोफिल होता है और वो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कुछ लेग्यूम पौधे वातावरण से नाइट्रोजन की पूर्ति करने में, देखिए लेग्यूम वाले जो पौधे हैं वो सीधे एटमॉस्फेयर वातावरण से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करते। उनकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम उनकी मदद करता है। वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन तो केवल और केवल धरातल में पहुंच पाती है जब बिजली कड़कती है और बिजली कहीं पर गिरती है तो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन उस बिजली के साथ साथ पृथ्वी में भी एंटर कर जाता है। लेकिन यहां पर जीवों की आवश्यकता होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं कि पौधे प्रोटीन और वसा जैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा भोजन घटकों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्लांट कैन सिंथेसिस फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। बिल्कुल पौधों से प्राप्त कर तो रहे हैं हम। सरसों क्या है? फैट है। हम लोग दलहन फसलें सोयाबीन खा रहे हैं, प्रोटीन है। तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। सेकंड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट। लेग्यूम वाले पौधे सीधा नाइट्रोजन की पूर्ति वायुमंडल से नहीं करते और हरे छिलके की तुलना में लाल और भूरे ब्राउन वाली पत्तियां ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखती हैं। तो क्या समझ में आ गया? राइजोबियम बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड वी ईट। भोजन जो हम खाते हैं उसके बारे में अपने प्यारे प्यारे विचार यहां पर रख दीजिए, है ना। तो क्या सही है बताइए इन तीनों क्वेश्चंस में से? न्यूट्रिएंट्स आर द ओनली नीडेड कंपोनेंट इन फूड वी नीड। क्या केवल और केवल पोषक तत्व ही हमें भोजन में चाहिए क्या? और यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, एक बात, ओहो अच्छा आंसर के साथ में आ गया, गलती से आ गया, कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह थी कि यहां पर इनकरेक्ट पूछा था। यहां पर स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सीधा आंसर वाली स्लाइड आ गई। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं इसको, है ना, समझना ज्यादा जरूरी है। तो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में पोषक तत्व आवश्यक घटक है क्या? केवल, यहां पर ये जो ओनली शब्द है ना वो हमेशा गलती कर देता है, केवल। तो हमें पोषक तत्व के अलावा ऊर्जा वाले पदार्थ भी तो खाने होंगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और हमको विटामिन्स भी तो चाहिए, यस और नो, तो ऊर्जा वाले भी चाहिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इसीलिए देखिए सही आंसर में पहला वाला आंसर इनकरेक्ट है, इसलिए यहां पर आंसर दिया। तो पहला यहां भी सही है, यहां भी सही है। फिर देखिए फूड वी ईट कंटेन्स कंपोनेंट लाइक रफेजेस अदर देन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। तो कई बार जो भोजन होता है उसमें रफेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रफेजेस का मतलब होता है जो फाइबर युक्त भोजन है, जिसमें हमें फाइबर्स मिलते हैं, तंतु मिलते हैं, और वो हमें पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यदि हम फाइबर युक्त पदार्थ नहीं खाएंगे तो हमारे को जो पोषक पदार्थ हैं उनका प्रॉपर जो अवशोषण है वो आते नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं ये फाइबर युक्त सब्जियां, तो फाइबर एक तो बनाना केले में पाया जाता है और रेशेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। तो पहला बिल्कुल इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, रफेजेस पाए जाते हैं, राइट, रफेजेस, ठीक है। और तीसरा है फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नो, यहां पर कार्बोहाइड्रेट की जगह यदि प्रोटीन और वसा होता, कार्बोहाइड्रेट की जगह यदि प्रोटीन और वसा होता तो ये करेक्ट था, लेकिन अभी ये इनकरेक्ट है। तो 1 और 3 इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अब शायद गलती नहीं आएगी आगे, करेक्ट।
तो यहां पर जो स्टेटमेंट पूछा है वो आपसे करेक्ट पूछा है। तो जो प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? स्वस्थ जीवन के लिए उचित आहार और पोषण एक आवश्यकता है। तो बताइए वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं वो संतुलित आहार कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए, वह भोजन जिसमें सही मात्रा और सही अनुपात में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे पूर्ण या कंप्लीट डाइट कहते हैं। तो बताइए यहां पर कौन सा कथन सत्य है ना? कौन सा कथन सत्य है? क्या दोनों सत्य हैं? क्या दोनों असत्य हैं? ये प्रश्न आपको देखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी। ये मैं आपको एक बार नोटिस डाल देता हूं, क्योंकि अभी तो हम केवल 5वें प्रश्न पर पहुंचे हैं। 15 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, साइड का कोई डिस्टरबेंस है उसको दूर करिए, तभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट बोल रहे हैं द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड आवर बॉडी, है ना, वो बैलेंस डाइट है। और ऐसा भोजन, द फूड विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीड फॉर द बॉडी एंड राइट अमाउंट। तो दोस्तों यहां पर दोनों टर्म्स उल्टी लिखी हुई है ना? बैलेंस्ड डाइट क्या होती है कि हमें अपनी कुल आवश्यकता का सबसे ज्यादा 60% कार्बोहाइड्रेट खाने की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर की आवश्यकता का 15% प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 25% वसा की आवश्यकता है। तो यह होता है बैलेंस्ड डाइट। तो दोनों कथन उल्टे लिखे हैं, दोनों कथन उल्टे लिखे हैं। एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो संतुलित आहार होता है उसकी डेफिनेशन यह है, ऐसा भोजन जो सभी न्यूट्रिएंट्स और नीडेड फॉर द बॉडी इन राइट अमाउंट सही परसेंटेज में हो, तो वो कहलाता है बैलेंस डाइट। और ऐसा भोजन जिसमें संपूर्ण पोषक पदार्थ हो। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको आपको एक बार क्लियर करके बहुत अच्छे से और समझा देता हूं। आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, जो मिल्क है, दूध, इसे कंप्लीट डाइट कहेंगे या बैलेंस्ड डाइट कहेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? मिल्क को एक कंप्लीट डाइट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि दूध में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सब पाए जाते हैं। एक विटामिन सी को छोड़ दीजिए और एक आयरन, लोहे को छोड़ दीजिए दोस्तों, है ना, आयरन, और एक जो है मेनली सिट्रिक एसिड, वो नहीं पाया जाता। तो मिल्क को एक कंप्लीट डाइट कहेंगे। तो ठीक है, तो ये जो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है वो नीचे है। और कंप्लीट फूड जिसमें सभी न्यूट्रिशन हो, तो कंप्लीट फूड का एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क। अभी आपको बात समझ में आ गई होगी, यस और नो? मोनालिसा जी आप कंफ्यूज हो गए तो एक बार फिर से पढ़ो, लेकिन चीजों को बस इतना ध्यान रखो, कंप्लीट और बैलेंस डाइट इसमें उल्टा दिया हुआ है। और यहां पर चूंकि करेक्ट पूछा था तो दोनों ही इनकरेक्ट आंसर है। हो सकता है आपको अगली स्लाइड में आंसर गलत मिले, तो देख लीजिए। नहीं, सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो देखो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। यदि आपको क्लियर हो गई है ये बात, तो जरूर एक बार लाइक करके मेरे को दिखा दीजिए। एक बार मेरे लाइक्स बढ़ जाने चाहिए ताकि आपको ये बात समझ में आ गई है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए बहुत सिंपल प्रश्न है, जो कि बेस्ड है विटामिन पर आधारित। तो इसीलिए बोला था मैंने, कॉपी एक बार खोल लीजिए और इनको मिलान करके लगाइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से, डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। और आपके पास यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से बता दीजिए।
लाइक करके अटेंडेंस लगाओ। बिल्कुल लाइक आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया था। बहुत बढ़िया है, ठीक है ठीक है, लाइक बढ़ गए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया है। तो विटामिन बी, सी आंसर बोल रहे हैं। हमारे साथ में है सिल्की, उसके बाद में है अंशुल कुमारी, शिखा, अवनीश, अनामिका दुबे, अरुण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी आंसर सही है, क्योंकि यहां पर विटामिन बी मत बोलिए। बेरी बेरी जो रोग होता है ना दोस्तों, वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है। तो जल्दी से बता दीजिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, है ना? इसका केमिकल नाम बताइए एक तो, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों ये बेरी बेरी रोग होता क्या है? तो केवल एक पॉइंट से ही पता चल रहा है कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो सबसे पहला जो है वो डी आ रहा है, तो इसका मिलान तो ये करेक्ट हो ही गया, है ना? और बेरी बेरी रोग में हमारे जो हृदय है, हार्ट का आकार, मैंने ये बात है ना, आपको विटामिन वाला लेक्चर देखना, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। ये हार्ट का आकार, हृदय का आकार बढ़ जाता है बेरी बेरी की कारण, रोग के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण, और इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक। तो राइबोफ्लेविन, क्या विटामिन B1 का नाम राइबोफ्लेविन है? जल्दी बताइए। विटामिन सी की कमी से बिल्कुल स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी से होने वाले रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे नाविक, सेलर डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये नाविक 6-6 महीने की यात्रा किया करते थे, जब पहली बार नावों की यात्रा शुरू हुई थी, स्पेन की, पुर्तगालियों की, तब इनके पास विटामिन सी नहीं हुआ करता था। और आपको पता है विटामिन सी तो हमें डेली 60 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, और जब इनको ये नहीं मिला और विटामिन सी की कमी से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल खत्म हो जाता है, और इसलिए लोगों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, नाव की यात्रा के दौरान, है ना? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं बस यही चेक कर रहा था कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 क्या है? बिल्कुल सही बोला है आपने, विटामिन B1 है। क्या है विटामिन B1? थायमीन, वेरी गुड, थायमीन। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन, यस और नो? विटामिन B2। विटामिन B3 क्या है? निकोटिनिक अम्ल, है ना, निकोटिनिक अम्ल है विटामिन B3। और विटामिन B4 का ही नाम आजकल विटामिन B7 भी रखा गया है, इसे विटामिन H भी कहते हैं, और इसका नाम है बायोटिन, जो हमारे बालों की रख रखाव में मदद करता है, ठीक है। तो आपको अच्छा जल्दी से बताइए, क्योंकि ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया था इसलिए टेस्ट ले रहा था मैं, बहुत बढ़िया। थायामीन, अच्छा ये बताइए विटामिन B6 का नाम क्या है? राइट, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6। विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है, विटामिन B9। और विटामिन B12, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, राइट, साइनोकोबाल्मिन, एकदम क्लियर है। निकोटिनिक अम्ल विटामिन, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम है। विटामिन D का नाम क्या है? है ना, विटामिन D का नाम बता दीजिए जल्दी से। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, राइट। और कैल्शियम के कारण हड्डियां और बोन, तो बिल्कुल सी आंसर आपका एकदम सही है। तो बायोटिन, हमारे बाल जब झड़ते हैं तो या तो बायोटिन, विटामिन B4, इसी को आजकल विटामिन B7 या विटामिन H कहा जा रहा है, इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बालों के रखरखाव के लिए विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन E से यदि कमी हो जाती है तो महिला और पुरुष में बांझपन, इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पायरोडॉक्सिन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन करेगा बेटा, है ना, डिजाइन तो करने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन माउथ एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहां पर मानव का जो मुख है, आइडेंटिफाई कीजिए कि उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ध्यान से देखिए, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कोई डाउट होता है इंग्लिश मोड पर चले जाइए,
और ध्यान से आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए, तो बैक्टीरिया आमतौर पर हमारे बुक्कल गुहा में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो जो बैक्टीरिया बुक्कल केविटी में प्रेजेंट होते, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? क्या हार्मफुल बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन, तो ये बोल रहा है हानिकारक बैक्टीरिया जो खाद्य कणों को एसिड में तोड़ देते हैं, जिससे दांत सड़ जाते हैं, क्या ऐसा है? और एक जबड़े में 4 विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जिसकी संख्या कुल कितनी है? 16 है। तो कौन सा ये कथन सत्य है? बताइए, बताइए कौन सा सत्य है ना? ए बता रहे हैं। देखिए, एक तो स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इन्होंने बोला है अजौ, अजौ का मतलब एक जबड़ा नीचे वाला, तो ऊपर वाला एक हो गया, नीचे वाला एक हो गया, तो एक ही तो है। तो दोस्तों यहां पर 16 ही तो दांत पाए जाते हैं, और ऊपर वाले में कितने पाए जाएंगे? 16 ही। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32 ही तो हो गया। तो बिल्कुल 16 दांत पाए जाते हैं। और आपको पता है 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। यस और नो? मतलब कि कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के ही तो हैं। तो यहां पर क्या गलती है बताओ? तो इस बेचारे तीसरे ने आपके साथ क्या बुरा किया कि आपने ए आंसर दे दिया? तो ये तीसरा पॉइंट पूछ रहा है हमसे क्या बैर हुई, हमसे क्या दुश्मनी हो गई? भाई तीसरा तो पॉइंट सही है। यस और नो कंफर्म कीजिए। पहले बताइए तीसरा तो सही है ना? बस, तो आप समझ में आ गई ये बात। जब तीसरा करेक्ट है तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो जो शुरुआत में ए वाले बच्चे थे उनको बहुत ज्यादा ए पर, और मैंने ये नोटिस किया है आप दूसरों को देखकर आंसर देते चले जा रहे थे। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो या तो आंसर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। ए तो हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल बुक्कल कैविटी जो होती है, ठीक है, आहार नाल, वहां पर बिल्कुल बैक्टीरिया होते हैं और वो गट फ्लोरा वगैरह, तो वो बहुत मदद करते हैं भोजन को पचाने में। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, राइट, ठीक है, पहला भी सही है। अब हानिकारक बैक्टीरिया जो खाद्य कणों को एसिड में तोड़ देते हैं, जिनसे दांत सड़ जाते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। शायद ये भी, तो तीनों ही सही आई थिंक, है ना? बिल्कुल देख लीजिए, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो देखिए आपके साथ ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत तैयारी करके आया हूं, मैं भी आप ही के साथ में इस एग्जाम को दे रहा हूं, है ना? तो लाइक वाइक भी करते चलना यार, दोस्तों में शेयर करा करो। इतने अच्छे लेक्चर्स यदि आते हैं, आपको डेली ज्वाइन होना। इसी तरह से आप मेरे जो भी लेक्चर देखेंगे, आपको इन डेप्थ और डिटेल में चर्चा मिलेगी रोज के। इसी यूट्यूब के माध्यम से मैं 5 से 6 वीडियोस आपको प्रदान कर रहा हूं, ठीक है? तो दोस्तों फोटो दिखते ही, थंबनेल दिखते ही वीडियो को देख लो, चाहे फिर उसको 2x में देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, चाहे 1.5 तेज चला के देख लो, लेकिन देखो, क्योंकि आपके एग्जाम का एक भी पॉइंट यहां मेरे द्वारा जो सेक्शन है उससे नहीं छूटेगा, ठीक है? चलिए, तो यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई है। डी, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज 8th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। मानव के अंदर जो पाचन है उसमें कौन सा सत्य नहीं है? एक बात बता दूं मैं आपको, आधा काम तो मैं ही कर रहा हूं आपके लिए। यस और नो? कि सत्य है या नहीं है उसको गोला नहीं किया, 4 से 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? देखिए, अरुण कुमार मंडल जी ने बोला 2 सही है 7 में से। तो चलिए, अभी तो 20 तक पहुंचना है। लेट मी सी कितने सही आते हैं। तभी मैंने बोला लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट इजियर। तो आपको इसीलिए तो थंबनेल में आपने क्या देखा? एडवांस लेवल ऑफ एनसीईआरटीज बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ लीजिए। इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, और करेक्ट आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। मेरे को भी तो मजा आ रहा है यार, आप लोगों से बात करते हुए इतना शानदार तरीके से पढ़ाने, बहुत मजा आ रहा है मुझे भी आप ही की तरह। आयुष के बहुत अच्छे मार्क्स चल रहे हैं भाई, 7 में से 4 का करेक्ट होना अपने आप में लाजवाब है। ऑफिसर बिटिया भी आ चुकी है हमारे साथ, वेलकम बेटा, वेलकम। तो बाइल द्वारा स्त्रवित पित्त प्रोटीन और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान से पढ़ लो, क्या पित्त रस जो है प्रोटीन और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्या?
भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है और बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्या नहीं होता। दूसरा पॉइंट, प्रोटीन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट से शुरू होता है। तो क्या प्रोटीन मुख से ही खाना खाते ही शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट क्या पेट के अंदर जाके स्टमक में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि ध्यान से पढ़ लो। और बता रहा हूं ये भी टफ क्वेश्चन है, दिस इज एज वेल अ टफ क्वेश्चन, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, जो गलत है उसको छांटना है। तो दोस्तों पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो पित्त रस है वो केवल और केवल वसा को पचाता है। आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, जो पित्त रस है वो वसीय अणुओं का पाइसीकरण करके, इमल्सिफिकेशन करके उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। और लिवर में से निकलने वाला बाइल जूस जो संचित रहता है पित्ताशय में, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत है, क्योंकि यहां पर प्रोटीन भी दे दिया इसलिए गलत। तो पहला इनकरेक्ट है, ये सही हो सकता है आंसर, ये सही हो सकता है, और अभी तक ये सही हो सकता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन को काट दीजिए। सेकंड, भोजन में डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा आ जाता है और बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में तो केवल और केवल पानी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो बड़ी आंत में होता है। तो पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, स्मॉल इंस्टेंटाइन के बाद कोई पाचन नहीं होता, और सबसे ज्यादा पाचन ही या तो ग्रहणी ड्यूडेनम या फिर छोटी आंत में होता है। एक बार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत डिटेल में बताया। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन माउथ एंड कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है ना, लार ग्रंथि, यस और नो, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि कहां कहां पर है? एक तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो हमारे कान के उपकर्ण ग्रंथि है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक हमारे यहां पर ग्रंथि होती है, उससे लार लगातार निकलता रहता है, और लार में पाया जाता है कौन सा पदार्थ? टाइलिन, है ना, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। और टाइलिन, टाइलिन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? PTYLIN, टाइलिन। तो टाइलिन के कारण ही मुख में हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, वो मुख में कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन शुरू होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन तो आमाशय से शुरू होता है, ठीक है, ठीक है। तो पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है, आमाशय में, और पेप्सिन हार्मोन के, पेप्सिन एंजाइम के कारण। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि यहां पर सेकंड पॉइंट सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड, बी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइलिन की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ओनली 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सो अभी बहुत सारे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बाकी हैं। Different type of plants can be identified by their characteristics. Consider the following statement and identify the wrong one. तो वापस से समस्या क्या हो गई? गलत को छांटना है, सही को कर दिया तो वहां आपका 2 मार्क्स तो नेगेटिव, 2 मार्क्स तो कट ही गए, है ना, एक क्वेश्चन पे, और साथ में नेगेटिव के कारण 0.67 भी कट गए। एक क्वेश्चन जो आपको आता था एंड ड्यू टू योर सिली मिस्टेक आपने गलत कर दिया, तो आपने कितने मार्क्स खो दिए? 2.67, एंड इट विल बी डिजास्ट्रस फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, प्लांट्स विथ वीक स्टेम, जिसका कमजोर तना होता है, सीधे नहीं खड़े हो पाते, जमीन पे फैलते हैं, उन्हें जड़ी बूटियां कहा जाता है। उन्हें क्या हर्ब्स कहा जाता है? क्या जड़ी बूटियां नहीं, हर्ब्स का मतलब है, हर्ब्स ही लिख दीजिए यहां, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जड़ी बूटियों के लिए हर्ब्स लिख रहा है। प्लांट विद द ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, यूजुअली शॉर्ट एंड मे बी नॉट ब्रांच, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, है ना। तो बताइए क्या आंसर सही है इसमें?
इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से देख लीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर एंड स्टेम यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और जिनका तना वीक होता है, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो दोस्तों यहां पर ये पहला स्टेटमेंट तो आपको साफ साफ गलत दिख रहा होगा कि जो अपराइट ज्यादा कमजोर तना होता है, जो सीधे खड़े नहीं हो पाते ऑन द ग्राउंड, और वो क्या कर देते हैं, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और पूरे के पूरे जमीन पर फैल जाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ना, जो जमीन पर फैल जाती हैं वो कभी भी हर्ब्स नहीं होती हैं, वो होती हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्रीपर्स का मतलब जो फैलते चले जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, पढ़ लो यार, पढ़ लो पढ़ लो। बिल्कुल पहला वाला तो रॉन्ग है, तो पहला रॉन्ग हो गया है ना, ठीक है, बिल्कुल पहला वाला रॉन्ग है। दूसरा, हरे और कोमल तने वाले पौधे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी शाखाएं नहीं होती हैं। तो हरे और कोमल तने वाले ऊंचाई में छोटे कद के हैं, तो वो क्लाइंबर्स कैसे होंगे। क्लाइंबर्स का तना बिल्कुल कमजोर होता है, लेकिन वो तो लगातार चढ़ता 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 चला जाता है ना, तो वो छोटे नहीं होते। क्लाइंबर्स तो बहुत, तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो छोटे पौधों की, प्लांट्स की, ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो हर्ब्स या फिर प्लांट्स की दे रखी है, छोटे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, छोटे वाले। और ये जो है वो दे रखी है क्रीपर की डेफिनेशन, है ना, जो लताएं हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, यस और नो, बोथ द स्टेटमेंट आर। यहां पर एक मिनट, मैंने गलती करी है तो मैं आपको सुधरवा देता हूं। दोनों ही रॉन्ग वन पूछा है, तो कौन से रॉन्ग है, सॉरी कौन से रॉन्ग है, बिल्कुल यहां पर रॉन्ग वन पूछा था, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तो आंसर डी थोड़ी आएगा, माफी चाहता हूं, सी ही आएगा, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, आंसर सी है। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग देन आंसर विल बी सी। सो फाइनली मैं बता रहा हूं 9th का आंसर सी है, क्योंकि दोनों कथन मैंने गलत प्रूफ करके बता दिए हैं, ठीक है। चलिए चलिए, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अदर लिविंग थिंग्स, ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एज द नॉन लिविंग थिंग्स, जो बायोटिक अबायोटिक का, द कॉम्प्लेक्स रिलेशन ऑफ बायोस्फीयर, और यही जीव मंडल का एक जटिल संबंध बनाते हैं। इस संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं चुप हो जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं, और आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए और हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत दिया था, यहां सही करिए। और कई बार एग्जाम में कॉन्सेप्ट से ज्यादा कंसंट्रेशन काम आता है, तो यदि आपने कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ा है तो प्रेफरेबली आप कई 100 स्टूडेंट को उस क्वेश्चन में पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इज हाई। यस और नो, यस और नो। तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट प्लस कंसंट्रेशन। अब देखिए, स्टूडेंट्स पूरे 2-2, 3-3 साल पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन उसकी कमी है। यस और नो। चलिए, तो आंसर आ गया है हमारे पास, आंसर आ गया है। गुड मॉर्निंग पंकज कुमार जी, गुड मॉर्निंग। अंजलि सिंह ने सबसे पहले सी आंसर दिया, देखते हैं क्या है आंसर सही। तो देखिए, विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति जो एक पौधे और एक जानवर को अपने परिवेश में रहने योग्य सक्षम बनाती है, वह उसका निवास कहलाता है। और यहां पर पूछा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट पूछा है, देख लीजिए करेक्ट। तो बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स आर कॉल्ड हैबिटाट। क्या उसे हैबिटाट कहा जाता है? बिल्कुल, वहां पर अनुकूल बनाता है, तो वो उसका स्थान, ठीक है। स्मॉल चेंजेस दैट कैन हैपन इन द ऑर्गेनिज्म ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम help them to adjust some change in their surrounding are called adaptation। तो छोटे परिवर्तन जो जीवों में कुछ समय के लिए होते हैं वो अनुकूलन, तो बिल्कुल इसका आंसर सी सही है, यस।
बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, राइट। चलिए तो देख लीजिए, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है आप लोग, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका कि यहां पर कुछ 4 विशेषताएं, खासियत दी गई है, ठीक है, और ये किसी एक प्रकार के पौधे की है, या तो शैवाल एल्गी, या फिर फंगी कवक, ज़ेरोफाइटा, जहां पर भी ज़ेरो शब्द आ जाए मतलब रेगिस्तान या ड्राई शुष्क, तो ज़ेरोफाइटा रेगिस्तान के पौधे, और ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटास क्या होते हैं बताइए, ब्रायोफाइटा बताइए क्या होते हैं। अंशुल कुमारी जी पूछ रही है कि नीश क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, पारिस्थितिकीय नीश। नीश में किसी भी जंतु का उस परिवेश में क्या रोल है, उस परिवेश में उसका क्या काम है, महत्वपूर्ण काम। जैसे शेर का क्या काम है, गिद्ध का काम है स्कैवेंजिंग करना, सड़े गले मरे जीवों को खाकर इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तो जिस भी जीव जंतु का जो काम है वही इकोलॉजिकल नीश कहलाता है। अभी क्लियर है, ठीक है। चलिए तो यहां पर तो आंसर बहुत सिंपल है, यस और नो, कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट यूजुअली कैरिड बाय स्टेम, तनों में होता है, इनकी जो स्टेम मोटी परत से कवर होता है, जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइक्स, सॉरी ये स्पाइंस गलत हो गया, स्पाइनल कॉर्ड बन गया, ये यहां पर स्पाइक्स आएगा, स्पाइक्स मतलब कि कांटे, ठीक है, ये गलती से हो गया है। तो बिल्कुल ज़ेरोफाइटा डी है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या हो गया, कुछ हैंग हो गया है दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिए, हमारा जो पीपीटी है वो हैंग हो रहा है, 2 मिनट का समय दीजिए, है ना, तब तक कुछ बात कर लेते हैं, जब तक ये ठीक हो जाए तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, प्लीज गिव मी 1-2 मिनट्स सो दैट, ऐसा होता नहीं, आज पहली बार ही हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, है ना। चलिए, वैसे मुझे टोटल वर्ष भी नहीं हुए 17-18, तो लगभग 10 साल से ही पढ़ा रहा हूं मात्र, माफी चाहता हूं फॉर दिस शॉर्ट डिस्टर्बेंस। ज़ेरोफाइटा विल बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए, तो आइडेंटिफाई द प्लांट, बिल्कुल ज़ेरोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिज्म, किसी जीवों के बारे में कथन पर विचार कीजिए, जो सही नहीं है उसे बाहर निकालिए, जो गलत है उसको छांट लीजिए। ठीक है, चलो, तो मेरे पास जो आपके स्टेटमेंट आते हैं वो बहुत लेट आते हैं, और मेरे को उसका रिएक्शन अब पता चल रहा है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिज्म, पिक आउट द वन विच इज नॉट करेक्ट। कौन सा है जो गलत नहीं है, नॉट करेक्ट है, गलत है, मतलब कुल मिला के गलत है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए, जो फ्रेश व्हीट kept in the sack is warmer than surrounding due to the cellular respiration। जो बोरे के अंदर गेहूं रखा जाता है वो रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, इसके कारण वो गर्म रहता है क्या। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, रेस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, गाना पुराना हो गया यार, नया भी गा सकते हैं, है ना, नया भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, आपकी कोई डिमांड हो, उस गाने को भी गाया जाएगा, लेकिन आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, कंसंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए बस। तो एक बोरी में, तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जब गेहूं कोशिकीय श्वसन करता है तो उसके कारण वह अधिक गर्म हो जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, सभी जीवित चीजों में भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिक्रिया, बिल्कुल ये होता है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। इसने बोला कौन सा नॉट करेक्ट है, अरे दोनों सही है, तो फिर एक भी नहीं है इनकरेक्ट, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। यस और नो, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए नन ऑफ दीज आएगा, वेरी गुड। सो डी विल बी द आंसर, एब्सोल्युटली डी विल बी द आंसर, दोनों ही सही हैं, यहां नॉट करेक्ट पूछा गया था, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, एनिमल्स लिविंग इन वेरी
cold and hot climate must possess some special features to protect themselves against extreme cold and heat. ओहो, जुबिन नौटियाल का गा दें, मतलब जुबिन नौटियाल से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। जुबिन नौटियाल का बहुत अच्छा एक गाना चल रहा है आजकल, है ना, मैं भूल रहा हूं उस गाने को, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, तो बताइए पोलर बियर पर और ध्रुवीय भालू पर। Polar bear are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. तो क्या वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होते हैं? While swimming under the water, it can close its nostril and can remain under the water for the long duration. और लंबे, है ना, तो पहला करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। जुबिन नौटियाल मेरे भी फेवरेट हो गए, इनका बहुत अच्छे गाने आए थे पिछले दिनों में, है ना, लेकिन एक्चुअल में जुबिन नौटियाल जो गाते हैं वो मैं इस प्लेटफॉर्म में गा नहीं सकता। यदि कोई भारतवर्ष से रिलेटेड गाना होता या कोई मार्मिक गाना होता तो जरूर मैं आपके लिए गाता, लेकिन जुबिन नौटियाल के गाने सारे प्रेम प्रसंग पर हैं। यस और नो? तो चलिए, ध्रुवीय भालू बिल्कुल दोनों सही हैं, करेक्ट पूछा है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड। तो यहां पर ध्रुवीय भालू के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है कि वो अपने नाक के नथुने बंद कर लेता है और उसकी मोटी त्वचा होती है, और साथ ही साथ पोलर बियर 6 माह के लिए अपने आप को फॉर द 6th month पीरियड वह अपने आप को हाइबरनेट कर सकता है। हाइबरनेट, और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल वो अपना पूरा पेट वेट भर के और बिल्कुल चिर नींद में सो जाता और बिल्कुल नहीं उठता। बस पोलर बियर में जो फीमेल बियर होती है, जब वो जनवरी फरवरी के करीब अपना जब चाइल्ड देने का टाइम आता है, प्रजनन का टाइम, तब वो कुछ समय के लिए उठती है, ठीक है, वरना मेल पोलर बियर तो उठता भी नहीं है। ठीक से 6 मंथ, है ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईच सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज पोषण, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये सब होता ही है ना, उत्सर्जन, पोषण, पाचन, सब कुछ, प्रजनन भी होता है। इन कार्य को करने के लिए सेल को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने सेल का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर, लगभग पूरे 4 लेक्चर्स में सेल फिनिश किया है, जिसमें मैंने आपको डीएनए, आरएनए, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स और मल्टीपल सेक्शन आपको कवर किए हैं। यस और नो? तो बताइए कि यहां पर सेल से रिगार्डिंग कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, एंड ऑल्सो गिवन इन हिंदी एज वेल, हिंदी में भी दिया हुआ है। बताइए क्या आंसर सही है? बताइए क्या आंसर सही है दोस्तों? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called digestion. तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, तो क्या प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन जो होता है वो क्या डाइजेशन? और यहां पर क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। गोला कर लीजिए पहले, साक्षी यादव जी बहुत पहले आंसर दे दिया, गोला करिए, इनकरेक्ट पूछा गया। तो दूसरा है फूड कैन बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड क्या बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन हो सकता है? और ह्यूमन बॉडी हैज सम सेल विच कैन रेस्पायर्स एनॉर्बिकली लाइक यीस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं, पहला पॉइंट तो मैं आपको यह बता दूं कि जो तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अवायवीय रूप से खमीर और सूक्ष्म जीवों की तरह, कुछ नहीं बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। आपने सुना होगा जब भी हम बहुत तेजी से रनिंग करते हैं, है ना, दौड़ लगाते हैं,
तो उसके बाद और आपने बहुत दिनों बाद, तो आपको क्या देखने को मिलता है, हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द उत्पन्न होता है। और इसके पीछे कारण क्या है, जितनी ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को आवश्यकता थी उतनी ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पा रही है, और तभी तो हमारी श्वसन दर तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वो बहुत तेज फंक्शनिंग कर रही है हमारी मांसपेशियां दौड़ते समय। तो उसके कारण हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड कारण होता है दर्द करने का। तो बिल्कुल ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो मानव शरीर में बिल्कुल एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो तीसरा जब करेक्ट है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑल ऑफ दीज में 3 भी आएगा, गलत हो गया। तो देखिए ऊर्जा के, देखिए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो दोस्तों देखो, पाचन ये नहीं होता, पाचन होता है बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, ब्रेकडाउन होना, लेकिन कोशिका में नहीं, आंत में वो पाचन होता है, ठीक है। फूड कैन बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी क्योंकि पहले ग्लूकोज, राइट, पहले ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे और उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में बनेगा दोस्तों एटीपी, और जब एटीपी से एडीपी टूटेगा, अभी क्लियर है आपको, तो गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया है नहीं। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट तो गलत हैं, तीसरा बिल्कुल सही है। देखते हैं आंसर सही है या नहीं। यहां पर दोस्तों शायद कुछ गलती है, इनकरेक्ट वन पूछा है, मानव में कुछ कोशिकाएं होती हैं, तो यहां पर गलती से आंसर गलत दिया गया है ना। ये मैंने ही आंसर लगाए थे, लेकिन यहां पर ये गलत है। आंसर क्या आएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हुई है आपको, बात क्लियर हुई कि नहीं। यहां पर आंसर विल करेक्ट, ए सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऑन द एवरेज और एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रेथ एट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। मतलब 15 से 18 बार वो श्वसन लेता है ना। नॉर्मली कई जगह आपको 14 से 18 भी मिलेगा, कोई बात नहीं, ये यूपीएससी का प्रश्न है, थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं। तो औसतन एक वयस्क इंसान 1 मिनट में 15 से 18 बार, है ना, श्वास लेता है। तो दोनों स्टेटमेंट में से ध्यान से देखिए क्या पूछा है, कौन सा सही है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान लगाइए अब यहां पर। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं न केवल श्वास तेज लेते हैं बल्कि ऑक्सीजन का मात्रा को भी ज्यादा ग्रहण करते हैं तेज सांस लेने के साथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, श्वास छोड़ने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं जबकि डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों आपने एक चीज तो देखी होगी, हमारे जो फेफड़े होते हैं, राइट, हमारे ये जो फेफड़े होते हैं, है ना, इस प्रकार से कुछ फेफड़े होते हैं, यस और नो। देखिए मैं फेफड़े बना देता हूं आपके लिए, और ये इस प्रकार से ये जो फेफड़े हैं ये, राइट, तो ये नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है ये डायफ्राम होता है, और नीचे की तरफ यहां पर एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन, पेट। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो फेफड़ा या छाती तो बाहर आता है, तो श्वास छोड़ने के दौरान नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। श्वास लेने के दौरान फेफड़े फूलते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, गलती मत करो यार, गलती मत करो। बोथ बता दिया है सिल्की सिंह, बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिप्स मूव अप, तो रिप्स क्या है वो छोड़ते समय अंदर जाते हैं और पेट बाहर आता है, और इसको जो बैलेंस कर रहा है वो हमारा डायफ्राम कर रहा है, यस और नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो देखिए ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिप्स मूव अप आउटवर्ड और डायफ्राम मूव्स डाउन। तो ये जो है ना ड्यूरिंग एक्सहेलेशन नहीं है, ड्यूरिंग इनहेलेशन है। सेकंड इज इनकरेक्ट,
ठीक है, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहां पर इसीलिए ओनली वन करेक्ट। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वेरियस एनिमल्स, उनके बारे में श्वास लेने से संबंधित कुछ कथन है, उन पर विचार कीजिए, उन पर विचार कीजिए। बिल्कुल उल्टा दिया है, बिल्कुल अरुण कुमार जी आपने सही पकड़े, सही पकड़े हैं भाई, सही पकड़े हैं, इंटरचेंज। ओके, तो बताइए विभिन्न जानवरों में सांस लेने के लिए केंचुए पर पढ़िए ध्यान से, कॉकरोच पर पढ़िए, और तीसरा है मेंढक पर पढ़िए, और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही से पढ़िए और बताइए। तो पहला पॉइंट तो मैं ये बता दूं कि मेंढक जो होते हैं पेयर ऑफ लंग्स, बिल्कुल उनके अंदर जैसे मानव में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं उनमें होते हैं, लेकिन वो अपनी त्वचा से भी क्या श्वसन ले सकते हैं? बिल्कुल, तभी तो वो उभयचरी जीव हैं, पानी के अंदर पूरा पूरा दिन बिता देंगे लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं आनी। तीसरा बिल्कुल सही है, तो ये सही और ये सही। कॉकरोच अपने शरीर के किनारे पर छोटे छोटे खुले रंध्रों से सांस लेते हैं और ये स्पिरिकल्स कहलाते हैं। कॉकरोच है ना, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हृदय में 13 कक्षों का नलिकीय हृदय, पूरी तरह से है ना, नलिकीय का मतलब नलिका एक पॉइंट पर मिलती है, उसको इसका हृदय कहते हैं कॉकरोच, राइट। तो दूसरा, और कॉकरोच क्या है याद रखना, हमेशा मरे गले सड़े जीवों को खाता है कॉकरोच, इसीलिए ये सैप्रोफाइट कहलाता है। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? है ना, जो मरे गले सड़े जीवों को खाए, जैसे कॉकरोच है, ठीक है, अर्थवॉर्म है, ये भी सैप्रोफाइट्स, ठीक है। केंचुए अपने खाल से श्वास लेते, तीनों सही है, एब्सोल्युटली, है ना, बिल्कुल, ऑल 3 आर करेक्ट, यस और नो। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीथिंग इन वेरियस एनिमल, तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, देख लीजिए। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले आपका काम इस पर गोला करना है, ठीक है, गोला कर लिया, अब आंसर देना, गलत को छांटना है। तो हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है और आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है, बताइए। तो पौधे केवल दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात में श्वसन करते हैं, हां ऐसा है क्या? और दूसरा, फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, क्या मछलियों का लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए? तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो सबको पता है। साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, दोस्तों बिल्कुल, श्वास लोगे तो छाती की गुहा बढ़ेगी। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, जब ये सही है नॉट करेक्ट में नहीं आएगा, तो तीसरे को काट दीजिए यार, ये गलत हो गया, तीसरे को काट दीजिए, यहां पर भी तो ऑल ऑफ दीज में 3 आएगा, और तीसरा यहां पर भी सही है, नॉट करेक्ट पूछा था तो वैसे भी। और दोस्तों देखिए, केवल और केवल दिन में ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ पादप रात के समय, जैसे तुलसी, पीपल इत्यादि, वो रात के समय भी करते हैं, यस और नो। तो यहां पर दूसरा कथन गलत है, पहला कथन भी गलत है, एंड आर आंसर इज तीसरा सही है। इसको हटा दीजिए, बिना सोचे समझे ए को लगा दीजिए, कितना सिंपल है ना। लेकिन गलतियां कितनी करी, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं आपके, और सोचिए कि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन बनाएगी तो आपकी क्या पोजीशन आएगी। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छा है लेकिन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की कमी है। सो 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज 18th क्वेश्चन। ब्लड इज फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, रक्त एक तरल है जो रक्त वाहिनिकाओं में प्रवाहित होता है। जैसे भोजन को पचाने वाले पदार्थ छोटी आंत में भोजन के अन्य भागों में, ठीक है, पहुंचते हैं। तो इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो तरल वाला पार्ट होता है रक्त में, क्या वो कॉर्प्यूल्कस कहलाते हैं क्या? रेड ब्लड, आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप,
रेड ब्लड सेल्स होता है या रेड ब्लड कॉर्प्यूल्कस होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? कॉर्प्यूल्कस होता है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, जो तरल वाला पार्ट है क्या वो कॉर्प्यूल्कस कहलाता है। और दोस्तों आप में से मेरे को पता है ज्यादातर ने ध्यान नहीं दिया होगा, इनकरेक्ट पूछा है और ज्यादातर का प्रश्न वैसे ही गलत हो जाता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहां पर आएगा प्लाज्मा। वेरी गुड अरुण कुमार जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताते हैं कणिका होता है। बिल्कुल सही है अरुण कुमार जी, कणिका होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कीप ट्राइंग, आप पढ़िए, लर्निंग स्ट्रेटेजी रखिए हमेशा। ब्लड ऑल्सो हैज, आपको ध्यान आ रहा है, ब्लड के 4 से 5 लेक्चर्स जिसमें मैंने एक एक इन डेप्थ बात कवर कर दी थी ब्लड में। कितने लोगों ने मेरी ब्लड की क्लास ली? प्लेलिस्ट में देख लेना जाकर, है ना। रेड ब्लड सेल्स विच फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। तो लाल रक्त जो है वो क्या लड़ती है? WBC लड़ती है भाई, एंटीबॉडीज वगैरह, है ना। WBC का काम होता है कीटाणुओं से लड़ना। तो सेकंड भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। प्लेटलेट रक्त कोशिकाएं होती है जो कट और घाव पर थक्का जमाती है, तीसरा सही है। यहां पूछा है इनकरेक्ट कौन से हैं, तो साफ दिख रहा है पहला दूसरा इनकरेक्ट है। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। देखें क्या है आंसर, बिल्कुल ए दे रखा है, देख लीजिए। तो पहला दूसरा दोनों रॉन्ग हैं, इनकरेक्ट पूछा है, ए विल बी द आंसर, है ना। तीसरा पॉइंट आ रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रकाश की अनुपस्थिति में भी कुछ पौधे उसमें मौजूद यूवी रेज उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नाइट में भी करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड प्लांट्स ही। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। और क्या पूछा है? यहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर एक प्रश्न पूछा है। महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनिश्चित करता है कि शरीर के सभी हिस्सों में आवश्यक पोषक तत्व मिले और अपशिष्ट उत्पाद सभी भागों को ठीक से निकले। तो यहां पर धमनी और शिराओं पर प्रश्न पूछे गए। तो देखते हैं कितने एमसीक्यूज। एक प्रश्न में ही लगभग संपूर्ण रिवीजन होता जा रहा है यार, है ना। ठीक है, देखो बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाने लग गया तो बिल्कुल स्पून फीडिंग हो जाएगी और सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वी विल ऑलवेज डिस्कस सम लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऑल द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट और नहीं, एक आर्टरी आपको याद आ रही होगी, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। तो पहला इनकरेक्ट है, तो पहला करेक्ट नहीं हो सकता, इसको गलत कर दीजिए, इसको गलत कर दीजिए, और तो फिर सभी गलत हो गए। अब देखिए, द वीन्स हैव थिन वॉल, बिल्कुल पतली इनकी, है ना, और जो धमनियां होती है उनकी मोटी भित्ति होती है। एंड वॉल किसमें प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल वीन में, विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शन और हार्ट की तरफ, उल्टा रक्त लौटकर ना आए। तो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया जो मैंने पढ़ाया था आपको। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, धमनियां छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित होती है जो ऊतक से जुड़ी रहती है, धमनिकाएं, आर्टरीज। और फाइनली, और ये आपने ये डायग्राम जरूर देखा होगा दोस्तों, कि यहां पर देखिए ये धमनी आ रही है और मान लीजिए ये कोई मांसपेशियों का अंग है, तो यहां पर धमनियों ने रक्त दिया और वापस से रक्त का काम हो गया, तो ये शिराएं इसको लेकर, शिरा लेकर वापस कहां चली जाएंगी? शिराएं इनको लेकर चली जाती हैं हृदय तक। यस और नो? तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर विल बी सी। यस और नो? बहुत सिंपल था, है ना। तो 19 प्रश्न का आंसर अपन ने नहीं दे पाए हैं, यहां पर पता नहीं कैसे मिस्टेक हो रही है बहुत आज, लेकिन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो हाउ गुड पार्टिसिपेशन यू हैव सीन, कितना अच्छा पार्टिसिपेशन देखा आज आपने, जरूर बताइए। अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सो आज का अंतिम,
है ना, द ग्रैंड फिनाले क्वेश्चन वो कहां है, यहां है 20th। तो बताइए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जब अपने माता पिता से नए व्यक्तियों के उत्पादन में जो प्रजनन के रूप में जाना जाता है, तो पौधों के प्रजनन के बारे में अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विचार व्यक्त कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, तो उनके आधार पर अपने प्यारे प्यारे विचारों को व्यक्त कीजिए। लेट मी सी कि आपके विचार कितने सही हैं, आपके विचार कितने सही हैं, देखते हैं आज, है ना। ध्यान से पढ़िए। वानस्पतिक प्रसार के द्वारा उत्पादित पौधे बीज से उत्पन्न होने वाले फूल की तुलना में पहले, तो देखिए, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इसमें हम सीधा जैसे गुलाब की कलम ले ली या फिर मनी प्लांट का एक हिस्सा ले लिया और सीधा उसको रोप दिया, तो आपने देखा होगा ये सीधे पौधे उग जाते हैं। तो क्या वो जल्दी उग जाते हैं बजाय कि बीज वाले के? क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स प्लांट। तो क्या ये सही है क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो अलग अलग जीव हैं, तो उनमें बहुत अलग अलग तरह की वैरायटीज आ पाती हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि किसी इंडियन ने एक कैनेडियन से शादी की, तो ऑब्वियसली भारत की प्रॉपर्टीज और कैनेडियन की प्रॉपर्टीज दोनों मैच होकर एक ज्यादा क्वालिटी की हाई ब्रीडिंग, ठीक है, यील्ड्स प्राप्त होंगी। जैसे हम लोग यहां पर यूरोपियन काउज को, और है ना, चलिए। तो पोटैटोज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली यूजिंग रूट। तो बताइए क्या सही है आंसर, क्या सही है आंसर? क्या आलू जड़ों का उपयोग करके पुनः, तो देखिए यहां पर रूट की मदद से नहीं, आलू में होता है तना। कौन सा भाग? आलू एक्चुअल में क्या भाग है दोस्तों? स्टेम है, और इसमें पाए जाते हैं ट्यूबर्स। यस और नो? जो आपने आलू के ऊपर कंद मूल देखी है, तो ये रूट नहीं है, जड़ नहीं आएगा, तना आएगा, क्योंकि आलू जड़ों से नहीं तने से। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सो आर द करेक्ट आंसर इज पहला सही, दूसरा सही, है ना, ठीक है। तो यहां पर यदि सारी बातें क्लियर हैं, राइट, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहां पर गलत आंसर है ये, है ना, गलती से गलत आंसर दिया है। बिल्कुल ये जड़े नहीं आएगा, तना आएगा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। माफी चाहता हूं, ये आंसर नहीं है, द आंसर विल बी ए, जो मैंने आपको बताया। यस। तो सिल्की सिंह के आंसर हैं 14 आउट ऑफ 20। ये तो बहुत बड़ी बात है, और जिसने बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पेपर दिया उसका बहुत अच्छे। और बताइए, सभी लोग अपने कमेंट में आंसर्स बताइए, और कैसी क्लास लगी है आपको ये। इस प्रकार की और भी क्लासेस लेनी है दोस्तों आपको, तो आपको मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। 8 PM पर इसी प्रकार की डिटेल्ड क्लासेस, MCQs वगैरह वहां पर भी डिस्कस करेंगे। अदिति मेहता के शायद सबसे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 16 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा है ना। 16 मार्क्स मुझे नहीं लगता 16 मार्क्स आए होंगे, और हां 16 मार्क्स आ सकते थे यदि मैं करेक्ट और इनकरेक्ट को मेंशन नहीं करता, तो वहां पर 2 4 5 गलती और भी हो सकती थी, तो शायद आप और नीचे आ सकते थे। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सेशन, थैंक यू। मैंने काउंट नहीं किए बेटा, मैंने तो बोला था आपको शुरुआत में काउंट करना, तो ये थोड़ा सा है ना गलत लग गया है, ठीक है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है दोस्तों, एनवायरमेंट इकोलॉजी का 8 AM का क्लास देख लीजिए, और मुझे जब भी लेक्चर आप देखें मेरा जरूर देखेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो 8 अलग अलग प्रकार के एयर क्वालिटी इंडेक्स होते हैं, जिसमें 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। कई बार क्वेश्चन आता है क्या मेथेन इंक्लूड है एयर क्वालिटी इंडेक्स में? बिल्कुल नहीं है, नॉट प्रेजेंट। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, तो अपने दोस्तों में शेयर करना, राइट, अपने स्टेटस पर जरूर लगाना, नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में नॉट ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, करंट अफेयर्स के जो इश्यूज पढ़ा रहा हूं, सीसेट नहीं, अभी जियोग्राफी वगैरह, ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जब मैं आपको ना पढ़ाऊं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं पढ़ाता हूं,
सो नो फिकर नो फियर व्हेन आई एम हियर, व्हेन रुद्र गौतम इज हियर। आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए यहां पर, और आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे भारत के फैकल्टीज से यदि वाकई में सीरियसली पढ़ने का मौका चाहिए, जिनको आप ऑफलाइन में दिल्ली के कोर्सेज में देखा करते थे, वहां पर आप लोगों को जो 3-4 लाख फीस देके पढ़ना पड़ता था, वहां पर रहने का कॉस्ट अलग, और अब तो संक्रमण का समय घर बैठे ही आप उन सभी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को एवरनोट में मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जरूर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी सीएससी यहां पर आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज, राइट, जीएस के कोर्सेज, राइट, तो जीएस के आपको 2 इयर्स 2 साल के कोर्स लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑप्शनल के डेडिकेटेड फैकल्टीज अनअकैडमी के साथ है वर्तमान में, तो आपको एक डिटेल्ड में ऑप्शनल की तैयारी कराएंगे, और आइकॉनिक की फीस बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, तो आप जरूर आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड कोच आपको पर्सनली मेंटरशिप देगा और आपके आंसर राइटिंग को लिखवाने में भी मदद करेगा। सो अरुण सिंह जी बोल रहे हैं कि सुपर से भी ऊपर सेशन था, तो बस कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और मेरा भी काम यही है, पढ़ना और पढ़ाना। और आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो अपने लक्ष्य को केवल पढ़ना बना लीजिए, और भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज के साथ यदि पढ़ना हो और मेंटरशिप गाइडेंस यदि आपको चाहिए तो जरूर आइकॉनिक को प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइस हाइक हो जाए उससे पहले आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, जहां पर आपको डेडिकेटेड कोच आंसर राइटिंग में जो भी गलती है इवैल्यूएशन करेगा। ठीक है, आपको मेरे जितने भी वीडियोस है देखने हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, रुद्र गौतम फॉलो कीजिए, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी लेक्चर्स, लाइक 200+ लेक्चर्स में ले चुका हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं 100+ लेक्चर ले चुका हूं अब तक। सो आपको जब भी महसूस हो, दिस रेफरल कोड इज द यूनिक रेफरल कोड, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट्स, मेंटरशिप गाइडेंस मैं आपको पर्सनली मेरे अपने मेंटरशिप गाइडेंस कोर्स में भी रखूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, कल भी क्लास होगा, डेली क्लास होता है यहां पर मेरा, और आप एक बार इसी वीडियोस में जाइए और देखिए, डेली 5 से 6 वीडियोस मेरे आ रहे हैं, आप एक बार चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो टुडे इज 24 नवंबर।